नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। भाई वीडियो की इस श्रृंखला में आज आपके लिए आपके वर्ष 2021 तक जितने भी संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, आपके संविधान में अब तक जितनी भी बार संशोधन किया जा चुका है, उनकी एक महत्वपूर्ण सीरीज यहां पर मैं लेकर आया हूं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से अपने सेशन को यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, संविधान संशोधन के बारे में दो चार चीजें समझ लीजिए। संविधान संशोधन के बारे में दो चार चीजें आपको स्पेशली याद रखनी है। वो आपको याद रखना है कि सबसे पहले पूछ लेगा कि संविधान संशोधन जो है, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है संविधान का भाग 20 जो है, संविधान का भाग 20 जो है, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है। और इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहां पर किस देश के संविधान से लेकर शामिल की गई है? तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपने यहां पर शामिल किया है। यहां पर देखिएगा, पहले संविधान संशोधन की बात करते हैं। पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहला पॉइंट याद रखेगा, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था की गई। ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानूनों का जो प्रावधान किया गया है, वो आपके पहले संविधान संशोधन में किया गया। और इसके लिए भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि जब आपका संविधान बना था, उस समय पर आपके यहां पर 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। ठीक है, इन 8 अनुसूचियों के बाद आपको पता है वर्तमान में इनकी संख्या, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर आपके 12 अनुसूची हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये बाद में जोड़ी गई। और यहां पर आपको स्पेशली याद रखना है कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहां पर 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जो किससे जुड़ी हुई है? वो आपके भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून या फिर उनसे संबंधित नियमों से जुड़ी हुई है। यहां पर देखिएगा, अगले संविधान संशोधन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो है आपका 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो सबसे पहला काम, राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति कर दी गई और इनके स्थानों पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। आपको याद रखना है कि यह संविधान संशोधन मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका गठन किया गया था फजल अली के आपकी अध्यक्षता में। ठीक है, इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और भैया इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर आपके यहां पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। फजल अली आयोग जो था, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, इस राज्य पुनर्गठन आयोग में 2 लोग सदस्य के रूप में शामिल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे व्यक्ति इसमें सदस्य के रूप में जो शामिल थे, उनका नाम था भाई के.एम. पडिक्कर। कौन? के.एम. पडिक्कर। तो वर्तमान में आपके यहां पर जो राज्यों का गठन किया जाता है, वो आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही किया जाता है। और इसी के आधार पर वर्ष 1956 में आपके यहां पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। की तरफ चलें तो अगला संविधान संशोधन जो आपको याद रखना है, वो है आपका 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में किया गया। इससे क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है, मुख्य तौर पर गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए थे। इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखिएगा गोवा के बारे में। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहां पर शामिल किया गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहां पर सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? कि आपको पता है कि अनुसूची 8 जो है,
आपकी अनुसूची 8 जो है, इस अनुसूची 8 के अंतर्गत कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था, है ना। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपकी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो 8 भाषाएं हैं वो क्या हुई हैं, बाद में शामिल हुई हैं। तो आपको याद रखना है आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में, ठीक है, आपके 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल होने वाली जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, वो सिंधी भाषा है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था, तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इससे आगे की तरफ देखिएगा 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तो सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो आप बताइएगा। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन तैयार होते हैं। सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो आपके 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालिए, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बारे में मुख्य तौर पर आपको याद रखना है, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लघु संविधान से संबंधित आपके सामने 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक होता है 42वां संविधान संशोधन और एक ऑप्शन आपको मिलेगा वो होगा 1935 का अधिनियम, है ना। 1935 का अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन जो है, इनका इंपैक्ट, इनका प्रभाव आपके संविधान के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में रहा था। इसी वजह से इनको लघु संविधान कहा जाता है। वहां जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वहां ऑप्शन पर विशेष ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाई प्रस्तावना में 3 नए शब्द डाले गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो हैं वो आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में शामिल किए गए होंगे, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती केस जो था वो आपको याद रखना है 1973 में। केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था, वहां पर आपको पता है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और उसमें परिवर्तन भी या उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। और आपकी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया और संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के रूप में जोड़े गए। आपको एक और चीज याद रखना है कि केशवानंद भारती मामला अब तक का ऐसा पहला मामला रहा है जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, याद रखेगा, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच जो बैठी है वो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच आपके केशवानंद भारती मामले में बैठी और इसमें आपको याद रखना है कुल 13 न्यायाधीश शामिल थे। इसके अलावा इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस की एक महत्वपूर्ण विशेषता और भी रही, वो क्या रही, केशवानंद भारती मामले में ही मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया गया था। आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट या बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है यह भी आपके केशवानंद भारती मामले में ही दिया गया था, है ना। इसके अलावा देखिएगा तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के अनुसार के आधार पर आपके यहां पर मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था। अब इसको जोड़कर देखिएगा, मूल कर्तव्यों की अगर मैं बात करूं तो आपके संविधान में भाग 4 का के अंतर्गत इसके अलावा अनुच्छेद कौन सा शामिल किया गया, 51A शामिल किया गया या 51 का शामिल किया गया। इसके अलावा किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपके अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत या फिर आपके भाग 4 का के अंतर्गत कुल 10 मूल अधिकारों को शामिल, 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 10 मूल कर्तव्यों को
प्रारंभ में शुरू किया गया था या प्रारंभ में शामिल किया गया था, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है। तो आपको याद रखना है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 11 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार हमारे यहां पर कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद में एक मूल कर्तव्य बढ़ गया, कौन सा बढ़ा वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। एक और चीज यहां पर देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मूल कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है, मूल कर्तव्यों की जो संकल्पना है, ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर जो है, यहां से आपके मूल कर्तव्यों की संकल्पना को ग्रहण किया गया है, लिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा भाई आपके 5 विषय जो राज्य सूची से संबंधित थे, इन्हें आपके राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। और आपको इनके नाम भी याद रखने, वो 5 विषय कौन कौन से थे। तो याद रखिएगा इन 5 विषयों में याद रखिएगा शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण, नाप तोल और न्याय का प्रशासन। ये 5 विषय जो थे ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करते थे, लेकिन आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें फिर समवर्ती सूची का आपका विषय बना दिया गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे की तरफ चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करें तो आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। और आपको याद रखना है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 300 का के तहत शामिल है। और यह वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है, तो आपको याद रखना है ये वर्तमान में आपका विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। कैसा अधिकार है, ये वर्तमान में आपका विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, लेकिन अब इसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति पहले शब्द हुआ करता था, लेकिन अब इसकी जगह पर जो नया शब्द शामिल किया गया वो है सशस्त्र विद्रोह, है ना। आपसे क्वेश्चन आता है कि आपातकाल के समय पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को कब शामिल किया गया था, तो आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा याद रखिएगा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर आपातकाल घोषित किया जाएगा। ये चीज और याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि जब तक कैबिनेट लिखित रूप से राष्ट्रपति को सूचना प्रदान नहीं करेगी, सिफारिश नहीं देगी, तब तक आपके आपातकाल को घोषित नहीं किया जाता। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। भाई याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल जो था उसे 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोबारा से उस जो कार्यकाल है उसको घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है यहां तक। अगला देखिएगा यहां पर, चलिए भाई जिन लोगों का मैथमेटिक्स कमजोर है, जिन लोगों का मैथ भैया हुआ लगता है, उनके लिए स्पेशली मैथ्स का बाप कोर्स चल रहा है राहुल देशपाल सर के द्वारा, जिसमें आपको 30 डेमो क्लास फ्री मिलने वाली है। आप लोग टॉप तक एप्लीकेशन पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की तरफ चलिएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985 की बात करूं तो 52वें संविधान संशोधन के बाद तो याद रखना है दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया। अभी 9वीं अनुसूची को बता के आया था, ये रही 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये दल बदल कानून से संबंधित है। और आपको याद रखना है दल बदल कानून लाने के पीछे रीजन क्या था, तो यहां पर रीजन था वो था स्थायी सरकार। यहां पर जो रीजन था वो था आपके स्थायी सरकार या परमानेंट गवर्नमेंट का निर्माण करना। 61वें संविधान संशोधन 1989 की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके द्वारा क्या किया गया था, तो अनुच्छेद 326 के तहत जो वयस्क मताधिकार है, उस वयस्क मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर और कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर है, वयस्क मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया था वो किससे किया गया था, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था।
अगला यहां पर देखिएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया और दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। आपसे पूछ लेता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर कब घोषित किया गया था, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 70वें संविधान संशोधन 1992 की अगर मैं बात करूं तो इसके द्वारा क्या हुआ था, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उस निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी या दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। पहले आपको याद रखना है भाई, दिल्ली और पांडिचेरी जो हैं ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी खुद की विधानसभा भी है और इन विधानसभाओं के सदस्यों को, इन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए वोट करने का अधिकार दे दिया गया था। अगला यहां पर देखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है, देखिएगा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, 16वीं भाषा के रूप में कोंकणी शामिल हुई, मणिपुरी 17वीं भाषा बनेगी, नेपाली 18वीं भाषा बनेगी और किस अनुसूची में शामिल की गई, 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अब जो भाषाओं की संख्या बढ़कर हो गई वो कितनी हो चुकी है, 18 भाषा हो चुकी है 71वें संविधान संशोधन था। 73वें संविधान संशोधन 1992 की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लो भाई, ठीक है। पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया था। और इसके अलावा आपको याद रखना है, पंचायतों से संबंधित अनुसूची 11 को शामिल किया गया। अनुसूची 11 जो है वो किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। और उसके अलावा आपको याद रखना है, संविधान के अंतर्गत, संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था को शामिल किया गया। आगे की तरफ चलते हैं 74वें संविधान संशोधन 1992 पर। इसमें क्या हुआ, तो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया वो आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और आपको याद रखना है, नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। और संविधान के भाग की अगर हम बात करें तो संविधान में भाग 9 का के अंतर्गत यह व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। 84वें संविधान संशोधन 2001 की बात करते हैं। इसके द्वारा क्या हुआ था, तो विधायिका की सीटों का परिसीमन वर्ष 2026 में 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई थी कि भाई लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का कोई भी परिसीमन जो किया जाएगा, उन सीटों में कोई भी कमी या वृद्धि जो की जाएगी वो वर्ष 2026 से पहले नहीं की जाएगी, वर्ष 2026 में की जाएगी। और किस जनगणना के आधार पर की जाएगी, तो 1991 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। यह व्यवस्था की गई थी 84वें संविधान संशोधन में। लेकिन फिर आपको यहां पर इंपोर्टेंट की श्रेणी में डालिए 86वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालिए भाई। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। आपको याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। मतलब क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया था। और इसके अलावा इसी संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य क्या था, तो भाई मां बाप जो हैं या पेरेंट्स जो हैं उनको यह एक कर्तव्य के रूप में उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाएं। यह चीज आपको याद रखना है। आगे देखिए 87वां संविधान संशोधन। 87वें संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ था, तो आपको याद होगा 2000 जो आपके 84वां संविधान संशोधन था, 84वें संविधान संशोधन में यह कहा गया था 2026 में जो आपके सीटों का परिसीमन किया जाएगा वो परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। लेकिन 87वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कर दिया गया कि यह जो परिसीमन किया जाएगा वो वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। क्लियर है ना, वहां पर वर्ष को चेंज किया गया है, वहां पर
जनगणना का आधार किसको बना रहे थे? 1991 को। यहां पर जनगणना का आधार किसको बना रहे हैं? 2001 को। आगे की तरफ देखिएगा, 89वां संविधान संशोधन 2003 की बात करूं, यहां पर क्या था? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग हुआ करता था, इसे दो भागों में तोड़ दिया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, अलग अलग कर दिया गया, है ना। जिसमें आपको याद रखना है कि यहां पर व्यवस्था यह भी बता दिया गया था कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और यहां पर 3 लोग जो होंगे वो सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा यहां पर देखिएगा 91वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन 2003 की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था? मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। क्या कहा गया? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, है ना भाई। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, क्योंकि मंत्रिपरिषद के आकार को अब निश्चित कर दिया गया था कि मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो लोकसभा के मामले में अगर हम बात करें तो वहां पर कहा गया था कि प्रधानमंत्री को जोड़कर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में सदस्य शामिल नहीं होंगे। क्लियर है? आगे देखिए, 92वें संविधान संशोधन की बात करें, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालिए भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है। आपके यहां पर 4 और भाषाएं जोड़ी गई, 19वीं भाषा, ठीक है, आपके 19 से लेकर और 22 तक, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो थी, जब इन चारों भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल कर दिया गया तब इन भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अगर वर्तमान में आपसे क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में अनुसूची 8 के अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं शामिल है, तो आपको बताना है कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, है ना। इसके अलावा 99वां संविधान संशोधन 2014, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा भाई आपके जो न्यायालय हैं उन न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि आपके एनजेएसी, है ना, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है वर्ष 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे आपके निरस्त कर दिया गया था और फिर से न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया गया, है ना। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को फिर से लागू किया गया था। आगे की तरफ देखिएगा 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वें संविधान संशोधन 2015 से क्या हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण हुआ था। क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण हुआ था, जिसे बेसिकली भारत की तरफ से आपने नाम सुना होगा 3 बीघा कॉरिडोर। क्या? 3 बीघा कॉरिडोर, ये नाम आपने सुना होगा। 3 बीघा कॉरिडोर नामक जो जगह थी, है ना, जो क्षेत्र था भारत का, ये क्षेत्र भारत के द्वारा बांग्लादेश को सौंपा गया था। ठीक है भाई। 101वें संविधान संशोधन 2016 की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में याद रखिएगा भाई, इसके द्वारा आपके यहां पर बहुचर्चित वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया था, जो एक प्रकार का कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है ना। इसके अलावा 100 आगे की बात करें तो 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाई ये करंट में तो इसीलिए आपके लिए ये सारे इंपोर्टेंट रहेंगे, है ना। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहां पर क्या किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। 103वें संविधान संशोधन की बात करें 2019 में हुआ था और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात कही होगी। ठीक है। आपने नाम सुना होगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। क्या? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण देने की जो बात कही गई है वो किसमें कही गई है? 103वें संविधान संशोधन में की गई है। इसके अलावा यहां पर देख लीजिएगा तो 105वां संविधान संशोधन। अब आप कहेंगे सर 104वां क्यों नहीं पढ़ाया? तो वैसे मैं बता दे रहा हूं उसके बारे में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। 104वां संविधान संशोधन जो था, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहां पर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जो आपके विधायिका में जो उनको आरक्षण प्राप्त है, उस आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन एंग्लो इंडियन जो है, आपको याद होगा लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन समुदाय
के 2 सदस्यों को आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, उस व्यवस्था को 104वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। और उसका कारण यह बताया गया था कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की संख्या अब बहुत कम रह गई है, अब उनको अलग से प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता नहीं है। और भैया सबसे लेटेस्ट 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ है, आपको याद रखना है यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। याद रखिएगा, मैंने अभी तक जो बात करी वो विधेयक नहीं, मैंने अधिनियम की बात की है। विधेयक जिसे आप लोग बिल के नाम से जानते हैं और अधिनियम जिसे आप एक्ट के नाम से जानते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? तो आपको याद रखिएगा, जब कोई भी संशोधन आपके बनने की प्रक्रिया में होता है, कोई भी कानून बनने की प्रक्रिया में होता है, उस समय तक उसे विधेयक कहा जाता है। लेकिन जब उस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वो बदल जाता है अधिनियम में, एक्ट में। तो हम लोग यहां पर जो बात की है वो अधिनियम की बात की है जो कानून बन चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे करंट का जो आपका संशोधन विधेयक है वो कौन सा है? तो पारित जो हो चुका है वो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 बना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति इसे प्राप्त हुई थी, उसी के बाद यह अधिनियम बना। ठीक है, इसके अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो हैं उनको अधिसूचित करने की जिम्मेदारी जो है, उनको अधिसूचित करने का जो उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया है। और राष्ट्रपति इसके लिए केवल और केवल किस चीज का ध्यान रखेंगे? तो केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। किसके? केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो राष्ट्रपति हैं वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। ये हैं आपके संविधान संशोधन जो अभी तक किए जा चुके हैं। इसके अलावा भाई, इसके अलावा आपको याद रखना है यहां पर आपके लिए भैया 20 दिन में 20 चैप्टर मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप लोग टॉप तक एप्लीकेशन पर जाकर इसे ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर गौर कर लीजिएगा तो स्टैटिक जीके का भाई 1000 क्वेश्चन का आपका क्रैश कोर्स मेरे द्वारा यहां पर कराया गया है, वो भी आप टॉप तक एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं। भैया वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर भैया चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।